हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक क्राइम थ्रिलर हाइस्ट मूवी बैंडिट को, जो 2022 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे 6.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस है जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 12 जून 1988 लंदन में, जहां हम रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम के आदमी को देखते हैं। वो एक होटल रूम में था। रॉबर्ट पहले प्रोस्थेटिक मेकअप करके अपना भेष बदलता है, फिर अपनी गन लोड करके होटल के ठीक सामने एक बैंक में जाता है। बैंक में जाने के बाद वो कैशियर को गन दिखाकर उसे एक सूटकेस देता है और सारा पैसा उस सूटकेस में भरने कहता है। गन देखकर कैशियर सूटकेस में पैसा भरने लगती है। रॉबर्ट उसे अलार्म के बटन दबाने से भी मना करता है, वरना वो उसे शूट कर देगा। कैशियर सूटकेस में दोनों ड्रावर का पूरा पैसा भर देती है। फिर वो कैशियर को वॉल्ट के पास जाने कहता है, मतलब वो वॉल्ट का भी पैसा चुरा लेता है, फिर वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं बैंक के बाहर पुलिस की कार खड़ी थी, जिसमें एक पुलिस वाला बैठकर बर्गर खा रहा था। तभी उसे वायरलेस मैसेज मिलता है। दरअसल पुलिस को बैंक में चोरी होने की बहुत सारी रिपोर्ट मिल रही है और चोर ने इस वक्त लाल जैकेट और एक कैप पहना है। उसी समय पुलिस वाले को अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है जिसने लाल जैकेट और कैप पहनी थी। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट ग्रे सूट पहनकर एक फोन बूथ में जाता है। उधर लाल जैकेट पहने आदमी को पुलिस वाले ने गन दिखाकर रोक लिया था, लेकिन वो आदमी चोर नहीं था। इधर रॉबर्ट फोन बूथ से पुलिस को बहुत सारे कॉल करता है और आवाज बदलकर उन्हें चोर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। फिर वो फोन बूथ से निकलकर भीड़ में मिल जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। अब थोड़ी देर बाद रॉबर्ट होटल के कमरे में तैयार हो रहा था, तब टीवी पर न्यूज चल रही थी, जिससे हमें पता चलता है इस समय इकोनॉमी बहुत खराब है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी से सब परेशान है। थोड़ी देर बाद होटल से निकलकर रॉबर्ट उसी आदमी के पास जाता है जिसे पुलिस ने चोर समझकर पकड़ा था। उस समय वो आदमी पुलिस को बता रहा था कि किसी ने उसे वो जैकेट और कैप दी, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। तब रॉबर्ट अनजान बनकर एक आम आदमी की तरह पुलिस वाले से पूछता है यहाँ क्या हुआ। पुलिस वाला उसे बैंक में चोरी होने के बारे में बताता है और रॉबर्ट को वहाँ से जाने कहता है। तब वो आदमी जिससे पुलिस वाला पूछताछ कर रहा था वो रॉबर्ट को पलट कर देखता है। दरअसल चोरी के बाद रॉबर्ट ने उस आदमी को ही अपना जैकेट और कैप दिया था, लेकिन उस वक्त रॉबर्ट के चेहरे पर मेकअप था, इसलिए वो आदमी उसे पहचान नहीं सका। रॉबर्ट वहाँ रोड पर कुछ दूर तक चलता है, तब वहाँ एक कार आकर रुकती है। दरअसल वो कार वहाँ बिकने आई थी। तब रॉबर्ट तुरंत उस कार को खरीद लेता है और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं पुलिस वाला बैंक में एक रेड जैकेट वाले आदमी से पूछता है कि वो बैंक के पास क्यों खड़ा था। तब वो आदमी बताता है किसी ने उसे बैंक के पिछले दरवाजे के पास खड़ा होकर म्यूजिक बजाने के $50 दिए थे। तभी वहाँ नाइट्स नाम का एक डिटेक्टिव पहुँचता है। वो पुलिस वाले को बताता है रॉबर्ट को पता था म्यूजिक बजाने वाले को देखकर लोग बैंक के दूसरे दरवाजे से अंदर आएंगे ताकि उन्हें म्यूजिक बजाने वाले को डोनेशन ना देना पड़े, इसलिए वो दरवाजा बैंक से बाहर निकलने पूरी तरह खाली था, जहाँ से रॉबर्ट बड़ी आसानी से भाग गया। फिर नाइट्स उस लाल जैकेट वाले आदमी को रॉबर्ट का फोटो दिखाता है, लेकिन उस समय रॉबर्ट मेकअप में था, इसीलिए वो आदमी फोटो में उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन वहाँ का लोकल पुलिस वाला उसे पहचान लेता है क्योंकि रॉबर्ट ने चोरी के बाद उससे बात की थी। पुलिस वाला बताता है उसने रॉबर्ट को कार में जाते देखा। आगे हम रॉबर्ट को कार में भागते हुए देखते हैं। वो बताता है पुलिस वाले जिस चोर की बात कर रहे हैं वो रॉबर्ट ही है और पुलिस वाले उसे नकली नाम से जानते हैं, मतलब रॉबर्ट उसका असली नाम नहीं। फिर वो बताता है उसने अब तक 59 रॉबरीज की है, जिसमें उसने बैंक और ज्वेलरी शॉप लूटे हैं और उसने अब तक $2.339 मिलियन की चोरी की है। फिर मूवी 4 साल पीछे जाती है। उस वक्त रॉबर्ट डिट्रॉइट मिशिगन में रहता था। उसका असली नाम गिलबर्ट गेलवान है। गिलबर्ट उस वक्त एक कोर्ट में जज के सामने था। दरअसल उसने एक फेक चेक का इस्तेमाल किया, इसीलिए उस पर केस चल रहा था। रॉबर्ट का वकील जज से उसकी सजा कम करवाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। तब जज उसे 18 महीने की करेक्शन फैसिलिटी जेल की सजा सुनाता है, लेकिन वो 6 महीने बाद ही जेल से भाग गया। मूवी में आगे हम देखते हैं गिलबर्ट जेल से भागने के बाद अप्रैल 1985 में कनाडा के ओटावा शहर आ गया। गिलबर्ट ओटावा की सड़कों पर काम की तलाश में घूम रहा था। तब उसे एक एड दिखाई देता है जिसमें एक आइसक्रीम कंपनी को सेलर की जरूरत थी। तब गिलबर्ट इंटरव्यू देने जाता है। रास्ते में एक भिखारी उससे पैसे
मांगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं देता। फिर वो एक बेन नाम के आदमी के पास इंटरव्यू देने पहुंचता है। बेन गिलबर्ट से उसके बारे में पूछता है और उसे फॉर्म भरने देता है। फिर वो गिलबर्ट से आईडी मांगता है, लेकिन उसके पास आईडी नहीं थी। वो कहता है वो अपनी आईडी कार में ही भूल गया। आईडी लेने के बहाने वहां से निकलकर गिलबर्ट उस भिखारी के पास आता है और उससे उसके आईडी मांगता है, जिसके बदले में वो भिखारी को $2 देगा, लेकिन भिखारी उससे $22 मांगता है। उस भिखारी की आईडी पर रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम था। गिलबर्ट वापस बेन के पास आकर उसे रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम वाला आईडी देता है। अब गिलबर्ट के पास नौकरी थी, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो चर्च के हॉस्टल में जाता है, जहाँ उसे रहने के लिए पैसे नहीं लगते। गिलबर्ट हॉस्टल का दरवाजा नॉक करता है। कुछ देर बाद एंड्रिया नाम की लड़की दरवाजा खोलती है। वो बताती है रात 11 बजे के बाद यहाँ किसी को एंट्री नहीं मिलती। तब गिलबर्ट एंड्रिया से अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है। एंड्रिया मान जाती है। अंदर आने के बाद एंड्रिया उसका नाम पूछती है। तब गिलबर्ट उसे भी अपना नाम रॉबर्ट व्हाइटमैन बताता है और वही आईडी निकाल कर देता है, जिसे वो नोट कर लेती है। फिर गिलबर्ट कुछ देर एंड्रिया के साथ फ्लर्ट करता है और अपने रूम में आराम करने चला जाता है। एंड्रिया को भी गिलबर्ट पसंद आया था। अगले दिन गिलबर्ट आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करता है। कुछ दिनों में ही वो आइसक्रीम बेचने का काम अच्छी तरह करने लगा था। अब उसके पास पैसे आने भी शुरू हो गए थे। लेकिन एक दिन जब गिलबर्ट हमेशा की तरह काम पर गया, तब उसे बेन ने बताया कंपनी को उनके दूसरे बिजनेस पर ध्यान देना है, इसीलिए वो आइसक्रीम वाले बिजनेस को बंद कर रहे हैं। मतलब गिलबर्ट की नौकरी चली गई और कंपनी ने उसके साथ बहुत से लोगों को निकाल दिया, यहाँ तक कि कंपनी उसके कमाए $200 भी नहीं देती। तब गिलबर्ट को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात वो एक नाइट क्लब में जाता है और अपने लिए एक बियर ऑर्डर करता है। तब उसकी नजर टॉमी के नाम के एक आदमी पर पड़ती है। टॉमी ओटावा सिटी में कुछ इलीगल बिजनेस करता था। टॉमी एक डायमंड नाम के आदमी के साथ बात कर रहा था। तब गिलबर्ट उनकी बातें सुन रहा था। डायमंड गिलबर्ट को उनकी बातें सुनते हुए देख लेता है और उससे पूछता है क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गिलबर्ट बड़ी होशियारी से डेव को घुमा देता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। जाते वक्त वो एक आदमी से टकराता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव नाइट्स था, लेकिन वो गिलबर्ट पर ध्यान नहीं देता। दरअसल वो नाइट क्लब टॉमी का ही था और नाइट्स हमेशा टॉमी के क्लब को चेक करने आता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके जिससे वो टॉमी को अरेस्ट कर सके, लेकिन टॉमी हमेशा बच जाता है। वही दूसरी तरफ गिलबर्ट वापस हॉस्टल जाता है। तब उसे एंड्रिया बाहर ही मिलती है। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे, मतलब वो अंदर नहीं जा सकता। तब गिलबर्ट कहता है वो यहाँ सोने नहीं आया। फिर दोनों बाहर घूमने जाते हैं। दोनों एक बार में ड्रिंक कर रहे थे। एंड्रिया गिलबर्ट से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। गिलबर्ट बताता है उसके पिता वेस्ट में रहते हैं और उन्होंने ही उसे जॉब करने यहाँ भेजा है। उसकी माँ ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया। उसे नहीं पता वो अब कहाँ है, लेकिन वो बहुत सारे पैसे कमाकर बहामास के बीच पर एक बार खोलना चाहता है। फिर एंड्रिया बताती है कुछ साल पहले उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। अब वो बिल्कुल अकेली है। बैंक ने अपने रेट्स भी हाई कर दिए, जिसकी वजह से उसका घर भी चला गया। अब वो यहाँ अकेली रहकर अपनी डिग्री पूरी कर रही है ताकि वो बेसहारा लोगों की मदद कर सके। तभी बार में एक सॉन्ग प्ले होता है। वो सॉन्ग एंड्रिया को बहुत पसंद था। फिर दोनों की आंखें मिलती है और दोनों किस करते हैं और कुछ देर बाद यामाकाटा। आगे हम देखते हैं उन्हें साथ रहते हुए 8 महीने बीत गए। गिलबर्ट एंड्रिया के साथ उसके घर में रह रहा था। एक दिन गिलबर्ट घर आता है। उस वक्त एंड्रिया बाथरूम में बैठी थी। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। गिलबर्ट न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज पढ़कर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि न्यूज़पेपर में उसकी ही न्यूज छपी थी जिसमें लिखा था गिलबर्ट गेलवान अपनी 18 महीने की सजा पूरी किए बिना ही जेल से भाग गया और उसकी अब तक कोई खबर नहीं मिली। पुलिस को बस इतना ही पता है कि गिलबर्ट कनाडा के किसी शहर में रह रहा है। गिलबर्ट का नाम एंड्रिया को भी पता नहीं था, क्योंकि वो उसे रॉबर्ट व्हाइटमैन नाम से ही जानती थी। इसीलिए अब गिलबर्ट परेशान था। उधर एंड्रिया इसीलिए परेशान थी क्योंकि उसने कुछ देर पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव निकला। मतलब एंड्रिया प्रेग्नेंट थी। रात में गिलबर्ट और एंड्रिया दोनों साथ बैठे थे। तब एंड्रिया कहती है उन्हें बात करनी चाहिए। तब गिलबर्ट कहता है उसे भी कुछ बताना है। फिर गिलबर्ट बताता है अगले दिन वो काम की तलाश में ओटावा शहर से बाहर जा रहा है, क्योंकि उसे ओटावा में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। दरअसल वो ओटावा से इसीलिए जाना चाहता था ताकि वो पुलिस से बच सके। ये सुनकर एंड्रिया को लगता है गिलबर्ट अब उसके साथ रहना नहीं चाहता, वो उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन गिलबर्ट कहता है वो बस 2 हफ्तों के लिए जा रहा है। तब एंड्रिया उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती, क्योंकि शायद उसे गिलबर्ट पर भरोसा नहीं था। अगले दिन गिलबर्ट कनाडा के वैंकूवर शहर जाता है। वहाँ जाकर गिलबर्ट काम की तलाश में बहुत घूमता है, लेकिन उस वक्त वहाँ बहुत बेरोजगारी थी। वहाँ की इकोनॉमी लगभग खत्म होने की कगार पर थी। कंपनी के पास एम्प्लॉइज को पे करने तक पैसे नहीं थे, इसीलिए वो किसी को भी नौकरी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वहाँ के बैंक्स ने भी अपने इंटरेस्ट बहुत हाई कर दिए थे। मतलब लोन लेना भी अब बहुत मुश्किल हो गया था। आखिर में उसे एक पार्ट टाइम डिश वॉशर का काम मिला, लेकिन वो जॉब भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। लोगों ने अपने घर के बर्तन खुद धोने शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास डिश
डिशवॉशर को देने पैसे नहीं थे। परेशान होकर गिलबर्ट वहाँ के एक रोड पर खड़ा था। तब एक फैमिली उसके सामने से गुजरती है। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। नीचे देखने पर उसे कॉइन मिलता है। वो कॉइन उठा लेता है। तभी उसके सामने वाले बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी वैन आकर रुकती है। उसमें से 2 गार्ड बाहर आते हैं। एक गार्ड वैन से पैसों का बैग निकालकर बैंक में जाता है और दूसरा आदमी वैन के पास ही खड़ा रहता है। वैन में अब भी पैसों के बैग रखे थे और बाहर खड़े गार्ड का ध्यान वैन की तरफ नहीं था। तब गिलबर्ट उस वैन से पैसों के बैग को चुराने का सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। गिलबर्ट के पास ही एक फोन बूथ था। वो उस कॉइन से एंड्रिया को कॉल करता है। वो एंड्रिया को बताता है वो अभी वैंकूवर में ही है। तब एंड्रिया उसे वापस आने कहती है। गिलबर्ट कहता है वो कुछ हफ्तों में वापस आ जाएगा। तब एंड्रिया बताती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गिलबर्ट बहुत खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था, उसे भी एक फैमिली चाहिए थी। ये सुनकर एंड्रिया भी खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने पर वो उसे छोड़कर चला जाएगा। गिलबर्ट कहता है वो अपने बच्चे को एक अच्छा घर और एक अच्छी जिंदगी देगा। तब एंड्रिया उसे जल्दी वापस आने कहती है। फोन बूथ से बाहर निकलकर गिलबर्ट बहुत खुश हो रहा था। वो रास्ते पर चलने वालों को बताता है वो बाप बनने वाला है, लेकिन तभी उसे याद आता है अपने बच्चे को पालने उसके पास पैसे तो है ही नहीं। मतलब उसे जल्द से जल्द बहुत पैसे कमाने होंगे, लेकिन वहाँ बेरोजगारी बहुत थी। तभी वो वैन उसके सामने से चली जाती है। तब उसे वहाँ रॉयल ईस्ट बैंक दिखाई देता है। गिलबर्ट उस बैंक में जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी और स्टाफ चेक करता है। उसे बैंक में सीसीटीवी कैमरा दिखाई देते हैं। फिर वो बैंक से निकलकर एक कॉस्ट्यूम शॉप जाता है। दरअसल उसे भेष बदलने कुछ सामान की जरूरत थी ताकि वो बैंक में रॉबरी कर सके। वहाँ एक लड़की बैठी थी, वो उसी की शॉप थी। लड़की वहाँ एक्टिंग की बुक पढ़ रही थी। गिलबर्ट उसे देखकर समझ गया था कि वो एक एक्टर बनना चाहती है। गिलबर्ट बताता है वो भी एक एक्टर है। उसे ऑडिशन के लिए शॉप की कुछ चीजें उधार चाहिए। बदले में वो अपनी आईडी उसके पास रखेगा और काम खत्म होने पर उन चीजों को वापस कर देगा। तब वो लड़की मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं गिलबर्ट भेष बदलकर रॉयल ईस्ट बैंक में आता है। फिर एक क्लर्क के पास जाकर कहता है उसका नाम बिल बॉनी है और वो इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी से है और वहाँ रूटीन चेकअप करने आया है। उसे बैंक के मैनेजर से बात करनी थी। फिर वो बैंक के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर बताता है उनके पास बजट की बहुत कमी है, इसीलिए उन्होंने बैंक की सिक्योरिटी के लिए लोकल गार्ड्स को रखा है। तब गिलबर्ट कहता है वो ऐसे ही वॉक करते हुए उनके वर्किंग एरिया में आ गया और उसे किसी ने रोका तक नहीं। मैनेजर कहता है उन्हें अब तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तब गिलबर्ट कहता है अगर कोई बैंक में आकर उन्हें वर्ल्ड खोलने कहे तब वो क्या करेंगे। मैनेजर कहता है वो चोर की बात मान लेंगे। वो अलार्म के बटन भी प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पहले लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। फिर मैनेजर उसे जेसिका से बात करने कहता है। जेसिका बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर थी। फिर गिलबर्ट वहाँ के लोकल सिक्योरिटी के ऑफिस जाता है। वहाँ एक आदमी सीसीटीवी कैमरा देख रहा था। गिलबर्ट उस आदमी को अपना रिज्यूमे देता है, लेकिन वो आदमी उससे माफी मांगते हुए कहता है अभी कोई वैकेंसी नहीं। तब गिलबर्ट पूछता है इस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं। वो आदमी बताता है सोमवार से बुधवार तक वो काम करता है और दूसरा आदमी गुरुवार से शनिवार तक काम करता है। दरअसल ये वही सिक्योरिटी ऑफिस है जहाँ के गार्ड बैंक में तैनात रहते हैं। तब गिलबर्ट उस आदमी से कुछ देर बात करता है, फिर अपना रिज्यूमे उसके बॉस तक पहुँचाने कहता है। वो आदमी उसका रिज्यूमे ले लेता है और उसे रखने पलटता है। तब गिलबर्ट वहाँ रखे दूसरे आदमी का डेटा चुरा लेता है। फिर वो एक फोन बूथ से उस आदमी को कॉल करके कहता है बॉस ने उसे कल की छुट्टी दी है। फिर गिलबर्ट प्रोस्थेटिक मेकअप करने की क्लास अटेंड करता है और क्लास खत्म होने के बाद वहाँ रखी एक नकली नाक चुरा लेता है। फिर नकली नाक लगाकर और अपना भेष बदलकर उस बैंक में जाता है। उस समय वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि ये उसकी पहली रॉबरी थी, लेकिन हिम्मत करके वो बैंक के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर जेसिका के पास जाता है और उसे एक पर्ची देता है, लेकिन वो पर्ची ठीक से लिखी नहीं थी, इसीलिए जेसिका उसे पढ़ नहीं पाती। तब गिलबर्ट उसे वो पर्ची पढ़कर बताता है। उसमें लिखा था डोंट स्क्रीम एंड एम्प्टी योर ड्रॉवर, लेकिन जेसिका को ये मजाक लग रहा था। तब गिलबर्ट जैकेट के अंदर से अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर जेसिका को लगता है गिलबर्ट के पास गन है। तब जेसिका डर जाती है। वो कहता है पुलिस यहाँ 5 मिनट में आ जाएगी। अगर जेसिका शांत रही तब वो उसे नहीं मारेगा। फिर वो जेसिका को पैसे निकालने कहता है। तब जेसिका ड्रॉवर के पूरे पैसे निकाल कर काउंटर पर रखती है। पैसे देखकर गिलबर्ट बहुत खुश होता है क्योंकि एक साथ उसने इतने पैसे कभी नहीं देखे। तब जेसिका पूछती है वो इन पैसों को कहाँ रखेगा। दरअसल पैसे रखने वो बैग लाना ही भूल गया। तब वो जेसिका से ही बैग मांगता है। जेसिका अपने पास से एक बैग निकालती है और सारा पैसा बैग में भरकर गिलबर्ट को देती है, लेकिन तब गिलबर्ट की नकली नाक निकल रही थी। तब जेसिका उसे नाक के बारे में बताती है। गिलबर्ट वो नाक वापस लगाता है और उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर वो अपना मेकअप उतार कर सीधा कॉस्ट्यूम शॉप जाता है और सारे कपड़े उस लड़की को वापस करता है जो उसने बैंक लूटने के लिए पहने थे। फिर उस शॉप के बाथरूम में जाता है। गिलबर्ट उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। फिर उन पैसों को उस छोटे से बैग से निकाल
निकाल कर एक सूटकेस में रखता है। गिलबर्ट बाथरूम में रखे कुछ कपड़ों को चेक करता है, तब वहाँ उसे एक सूट मिलता है जिसे पहनकर वो वहाँ से बाहर निकलता है। फिर टैक्सी से सीधा एयरपोर्ट जाता है क्योंकि उसे वापस ओटावा जाना था। लेकिन एयरपोर्ट पर जाने पर वो देखता है वहाँ एक एक्सरे मशीन थी जिसमें लगेज चेक किए जा रहे थे। गिलबर्ट अपना सूटकेस उस मशीन में नहीं डाल सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे, इसीलिए वो एयरपोर्ट के बाथरूम में जाकर सूटकेस से पैसे निकाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता है और वापस मशीन के पास आता है। तब वहाँ खड़ी एक एम्प्लॉय बताती है इस मशीन में सिर्फ उन्हीं लोगों का सामान चेक होते हैं जिन्हें कनाडा से बाहर जाना हो। लेकिन गिलबर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट से जा रहा था, मतलब उसका सूटकेस मशीन में चेक नहीं होगा। फ्लाइट में एक एयर होस्टेस उसे एक एयरलाइन मेंबरशिप का कार्ड ला कर देती है। वो जितनी बार इस फ्लाइट से सफर करेगा उसे उतने ही पॉइंट मिलेंगे, इसीलिए गिलबर्ट उस कार्ड को रख लेता है। अब कुछ देर बाद वो ओटावा पहुंचता है। एंड्रिया उसे लेने एयरपोर्ट आई थी। गिलबर्ट को देखते ही एंड्रिया बहुत खुश होती है। फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव नाइट्स वहाँ की एक लोकर चोरी की जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिसके घर चोरी हुई थी वो बताता है चोर ने उसकी ज्वेलरी और उसकी शॉटगन भी चोरी कर ली। नाइट्स बताता है चोर चोरी करने के बाद बॉर्डर पार करके भाग गए होंगे क्योंकि वो चुराई हुई चीजों को दूसरे स्टेट में बेचते हैं ताकि वो पकड़े ना जा सके। तभी वहाँ एक और डिटेक्टिव आता है, उसका नाम रे हॉफमैन था। रे बताता है वो उसका कुछ हफ्तों से वेट कर रहा था, लेकिन नाइट्स अपने डेस्क पर बैठकर काम करने वालों में से नहीं, इसीलिए रे उसे केस के बीच में ही मिलने आ गया क्योंकि अब उन दोनों को साथ मिलकर काम करना है। नाइट्स बताता है चोरों को पकड़ने एक टीम की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं कि वो एक टीम प्रोवाइड कर सके। रे कहता है पूरे कनाडा में एक साल में 8,224 चोरी के केसेस होते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर वो टॉमी के बारे में बताता है क्योंकि उन्हें टॉमी को भी पकड़ना है, लेकिन नाइट्स कहता है टॉमी को पकड़ने के लिए उन्हें एक टास्क फोर्स की जरूरत होगी जिसके लिए सरकार के पास फंड नहीं। तब रे उसे एक पेपर देता है, दरअसल वो टास्क फोर्स का अप्रूवर था। ये देखकर नाइट्स बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट और एंड्रिया वॉक कर रहे थे। वॉक करते हुए गिलबर्ट एक घर के सामने आकर रुक कर कहता है उसे ये घर बहुत पसंद है। एंड्रिया पूछती है ये किसका घर है। तब गिलबर्ट बताता है ये घर उन्हीं का है। दरअसल उसे एंड्रिया को सरप्राइज देना था। वो काफी बड़ा और खूबसूरत घर था। अंदर से घर देखकर एंड्रिया बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो इस घर का किराया दे सके। तब गिलबर्ट बताता है उन्हें इस घर का किराया नहीं देना, बल्कि उसने ये घर खरीद लिया है। गिलबर्ट ने बैंक से $20,000 की चोरी की थी, जिसमें से उसने $15,000 की डाउन पेमेंट कर दी और उस घर की कीमत $96,000 है। एंड्रिया पूछती है उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। गिलबर्ट बताता है वैंकूवर जाने के बाद वहाँ उसे उसके डैड मिले। उन्होंने उसे अपने बिजनेस में एज ए सिक्योरिटी एनालिसिस हायर कर लिया। उसे बड़ी कंपनीज में जाकर उनके सिक्योरिटी सिस्टम की वीकनेस ढूंढकर उसे इम्प्रूव करना है। एंड्रिया कहती है वो उसके डैड से मिलना चाहेगी। तब गिलबर्ट थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है उसके डैड थोड़े धार्मिक है, वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो शादी से पहले एक साथ रहते हो, इसीलिए वो अभी अपने डैड से उसे मिलवा नहीं सकता। तब एंड्रिया पूछती है वो शादी कब करेंगे। ये सुनकर गिलबर्ट थोड़ा घबरा जाता है। तब एंड्रिया हंसते हुए कहती है वो मजाक कर रही थी। आगे हम देखते हैं नाइट्स और रे प्रपोजल लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास आए थे। कुछ देर बात करने के बाद वो ऑफिसर उनके प्रपोजल को मंजूरी दे देता है। मूवी में आगे हम देखते हैं गिलबर्ट अपने डॉगी को घुमाने निकला था। वो परेशान था क्योंकि उसे अब भी घर का बचा हुआ पैसा चुकाना है, लेकिन वो सिर्फ बैंक रॉबरी के भरोसे नहीं रह सकता। आगे हम टॉमी को उसके क्लब में देखते हैं। वो टीवी पर एक सॉन्ग देख रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उसे एक मुक्का मारता है। दरअसल उस आदमी ने टॉमी से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो समय पर उन पैसों को वापस नहीं कर पा रहा, इसीलिए टॉमी उसे पीट कर आखिरी वार्निंग देता है। फिर उसे वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ गिलबर्ट पहुँचता है। वो टॉमी से कहता है उसे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन टॉमी उसे जानता नहीं था। वो गिलबर्ट की बात सुनकर हंसने लगता है। टॉमी को लग रहा था वो कोई नशेड़ी है जो बिना सोचे समझे टॉमी जैसे क्रिमिनल से पैसे मांगने आ गया। तब गिलबर्ट बताता है वो टॉमी को कुछ दिखाना चाहता है। फिर गिलबर्ट टॉमी को क्लब के दरवाजे के पास लेकर जाता है और सामने वाली बैंक दिखाता है। वो कहता है वो 3 मिनट में उस बैंक में रॉबरी करके बाहर आ जाएगा। तब टॉमी कहता है उसे जितने पैसे चाहिए वो बैंक से चुरा सकता है, फिर वो उससे उधार क्यों मांग रहा है। गिलबर्ट कहता है उसे इस वक्त बहुत सारे पैसों की जरूरत है, वो इतने पैसे सिर्फ एक बैंक से चुरा नहीं सकता। गिलबर्ट टॉमी से लिए पैसों पर 30% इंटरेस्ट देने भी तैयार था। तब गिलबर्ट उसके हाथ में रोलेक्स की घड़ी देखता है। गिलबर्ट बताता है उसके पास 2 रोलेक्स है। तब टॉमी मान जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो 2 मिनट में बैंक में चोरी कर सकता है। तब अपनी बात प्रूफ करने गिलबर्ट भागते हुए बैंक के पास बने एक बाथरूम में जाता है। टॉमी उसे क्लब के दरवाजे से देख रहा था। उसे लग रहा था गिलबर्ट नर्वस है, इसीलिए बाथरूम गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद गिलबर्ट बाथरूम से भेज बदल कर निकलता है। फिर बैंक में
जाता है। ये देखकर टॉमी और उसके आदमी शॉक थे। अब उसे भी गिलबर्ट की बातों पर यकीन होने लगा था। फिर टॉमी अपनी घड़ी में टाइम देखता है क्योंकि गिलबर्ट ने कहा था वो 3 मिनट में बैंक लूट कर वापस आ जाएगा। तभी कोई क्लब के पिछले दरवाजे पर नॉक करता है। टॉमी देखता है वो और कोई नहीं बल्कि गिलबर्ट था। अंदर आकर गिलबर्ट अपने कपड़ों में से बहुत सारे पैसे निकालता है जो उसने बैंक से लूटे थे। ये देखकर टॉमी काफी इम्प्रेस हो चुका था। वो बहुत खुश भी होता है। टॉमी गिलबर्ट को बैठने कहता है और उसके लिए ड्रिंक मंगवाता है। वहीं पर टॉमी का सबसे पुराना आदमी डेव भी खड़ा था। टॉमी डेव को वहां से जाने कहता है क्योंकि उसे गिलबर्ट से कुछ बात करनी थी। डेव को ये बात पसंद नहीं आती लेकिन वो वहां से चला जाता है। फिर टॉमी पूछता है वो ऐसे कितने बैंक लूट सकता है। तब गिलबर्ट बताता है कनाडा में कुल 5890 ब्रांच है, मतलब वो कनाडा देश की हर बैंक लूट सकता है। तब टॉमी उसे लोन दे देता है और अपना पार्टनर भी बना लेता है। फिर गिलबर्ट कनाडा की बड़ी सिटीज को टारगेट करता है और वहाँ के सारे बड़े बैंक्स को लूटना शुरू करता है। गिलबर्ट उन लूटे हुए पैसों में से कुछ हिस्सा टॉमी को देता है क्योंकि उसने उससे पैसे उधार लिए थे। उसने अपने घर में एक सेफ भी रखी थी। वो अपना बचा हुआ पैसा उस सेफ में रखता है। एक दिन हमेशा की तरह बैंक लूटने के बाद गिलबर्ट टॉमी के पास जाता है। तब टॉमी उसे ज्वेलरी लूटने का आइडिया देता है लेकिन गिलबर्ट कहता है ज्वेलरी चुराना रिस्की होगा, वो फंस सकता है। तब टॉमी कहता है उसे बस एक बार ज्वेलरी चुरानी होगी, उसके बाद उन्हें कभी चोरी करने या काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ज्वेलरी चुराने के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। फिर टॉमी उसे एक गन देता है। वो गन गिलबर्ट को पसंद आई थी। तभी क्लब में टॉमी की बेटी आती है। टॉमी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उस वक्त वहाँ न्यूड डांस चल रहा था, इसीलिए टॉमी ने पहले भी अपनी बेटी को यहाँ आने से मना किया था। उधर नाइट्स और रे को भी टास्क फोर्स बनाने की परमिशन मिल गई थी। नाइट्स कहता है उन्हें लोगों को जमा करना होगा और उन्हें एक बड़े हॉल की भी जरूरत होगी जहाँ वो अपनी फोर्स को ट्रेनिंग दे सके। आगे हम देखते हैं रे और नाइट्स को जगह मिल गई थी। वो एक बंद कॉफी शॉप था, इसीलिए वो अपनी टास्क फोर्स का नाम प्रोजेक्ट कैफे रखते हैं। फिर वो अपनी टीम को बताते हैं उन्हें टॉमी के नाम के क्रिमिनल को सबूत के साथ पकड़ना है। अगले दिन नाइट्स अपनी टीम के साथ टॉमी के क्लब के बाहर वहाँ आने जाने वाले लोगों की जानकारी निकाल रहा था। तब उसे टॉमी के साथी डेव और बिशप की जानकारी मिलती है लेकिन अब भी उसे 2 लोगों का पता नहीं चलता जो टॉमी से हमेशा मिलने आते हैं। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट कुछ काम करते हुए अपने रूम में आता है। तब वहाँ एंड्रिया पैसों के साथ खड़ी थी। ये देखकर गिलबर्ट घबरा गया था क्योंकि उसने अब तक एंड्रिया को अपने काम के बारे में नहीं बताया। एंड्रिया कहती है उसकी जॉब में इतना पैसा नहीं मिलता। तब गिलबर्ट कहता है वो अच्छी पोस्ट पर है इसीलिए उसे पैसा मिल रहा है, लेकिन एंड्रिया ने उसकी कंपनी के बारे में भी पता लगाया। उस कंपनी का एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही वहाँ का नंबर लगता है। एंड्रिया ने गिलबर्ट के जॉब की पूरी जानकारी निकाल ली थी। उसे लग रहा था गिलबर्ट ड्रग बेचता होगा या हिटमैन होगा। फिर एंड्रिया गिलबर्ट से उसके पिता के बारे में पूछती है। तब गिलबर्ट बताता है उसके पिता एक क्रिमिनल थे। जब वो 10 साल का था तब से वो जेल में ही है, लेकिन उसकी माँ बहुत होशियार थी। उसे लगा था गिलबर्ट उसके पिता जैसा ही है, इसीलिए वो गिलबर्ट को छोड़कर चली गई। गिलबर्ट उसे ये सब बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता, इसीलिए उसने एंड्रिया को अपने पेरेंट्स के बारे में झूठ बोला। एंड्रिया फिर से उसके काम के बारे में पूछती है। तब गिलबर्ट एंड्रिया को एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें बैंक रॉबरी की न्यूज छपी थी। न्यूज देखकर एंड्रिया पूछती है क्या वो एक रॉबर है। तब गिलबर्ट हाँ में जवाब देता है। गिलबर्ट कहता है उसने रॉबरी करते समय किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एंड्रिया को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है उसे देखना है कि गिलबर्ट रॉबरी कैसे करता है। ये सुनकर गिलबर्ट थोड़ा हैरान होता है। अगले दिन एंड्रिया और गिलबर्ट एक बैंक के सामने अपनी कार में बैठे थे। कुछ देर बाद बैंक में से एक काल नाम का आदमी निकलता है और बैंक के पास वाले एक कैफे में जाता है। दरअसल काल बैंक के स्टाफ में से एक था। ये बात गिलबर्ट को पता थी। तब गिलबर्ट भी अपने कार से उतरकर उस कैफे में जाता है। कुछ देर बाद काल कैफे से बाहर आता है। उसके पीछे गिलबर्ट भी अपना भेष बदलकर बाहर निकलता है और अपने कपड़ों पर काल के नाम का ही टैग लगाता है। वो बिल्कुल काल जैसा ही दिख रहा था। फिर वो काल से कहता है उसका नाम भी काल ही है। ये देखकर एंड्रिया काफी हैरान होती है। गिलबर्ट काल को बताता है कुछ दूरी पर उसने कुछ लोगों को खुदाई करते हुए देखा, शायद वो चोरी करने आए हैं। ये सुनते ही काल उस तरफ भागता है। फिर गिलबर्ट कॉफी के 2 मग लेकर बैंक में जाता है। अंदर जाने के बाद वो बैंक के बाथरूम में जाता है और अपने बैग में से एक फायर एक्सटिंग्विलाइजर निकालता है। फिर उस फायर एक्सटिंग्विलाइजर को एक खाली बोरे में स्प्रे करता है, जिसकी वजह से उसकी गैस निकलकर सॉलिड हो जाती है। फिर वो उन सॉलिड के टुकड़ों को कॉफी में डालता है, जिसकी वजह से कॉफी में से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। फिर गिलबर्ट उन कॉफी मग को बैंक के एयर डक्ट में रखता है। उसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। थोड़ी देर बाद एंड्रिया देखती है बैंक के अंदर से धुआं निकल रहा है। उसे लग रहा था बैंक में आग लग गई। बैंक में मौजूद लोग भी बाहर आ रहे थे, लेकिन गिलबर्ट अब भी अंदर ही है। बैंक का फायर अलार्म भी बज रहा था। कुछ देर बाद आग बुझाने वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँचती है, जिसमें से 2 फायर
फायरमैन निकलते हैं और एक फायरमैन बैंक के अंदर जाता है और तुरंत ही बाहर आ जाता है। वो दूसरे फायरमैन से कुछ बात करते हुए एंड्रिया की तरफ इशारा करता है। ये देखकर एंड्रिया थोड़ी घबरा गई थी। फिर वो फायरमैन एंड्रिया की कार की तरफ आने लगता है। एंड्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उस आदमी को आता देख एंड्रिया डर गई थी। वो अपना मुंह छुपा लेती है। वो फायरमैन कार के पास आता है और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। तब एंड्रिया चिल्लाने लगती है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि गिलबर्ट ही था। उसे देखकर एंड्रिया बहुत खुश होती है। फिर गिलबर्ट उसे बहुत सारे पैसे निकाल कर देता है जो उसने कुछ देर पहले बैंक से लूटे थे। ये देखकर एंड्रिया बहुत हैरान होती है और उसे कार में ही किस करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं एंड्रिया और गिलबर्ट अपने घर में टेबल पर बैठे थे। तब एंड्रिया गिलबर्ट से 2 प्रॉमिस करने कहती है। पहला कि वो कभी पकड़ा ना जाए और दूसरा कि वो सिर्फ बैंक ही लूटेगा और जब उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तब वो बैंक लूटना बंद कर देगा। फिर वो अपनी आम जिंदगी जिएगे। गिलबर्ट एंड्रिया की इन शर्तों को मान लेता है। फिर वो एंड्रिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब एंड्रिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं रे और नाइट्स टॉमी के क्लब के बाहर अपनी कार में बैठे क्लब पर नजर रख रहे थे। तब एक आदमी कैप पहनकर कार से उतरता है और क्लब में चला जाता है। नाइट्स उसकी फोटो खींच लेता है। वो आदमी जिस कार से आया था रे ने उस कार की जानकारी निकाली थी। वो कार एंड्रिया के नाम से रजिस्टर है, मतलब वो आदमी गिलबर्ट ही था जो वहाँ भेज बदल कर आया था। गिलबर्ट अंदर जाने के बाद टॉमी से कहता है वो एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहता है। ये उसकी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद वो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि उसे भी टॉमी की तरह बीच पर एक क्लब खोलना है। तब टॉमी गिलबर्ट से उसकी आखिरी चोरी में बिशप को भी साथ ले जाने कहता है ताकि बिशप भी उसकी तरह बैंक में चोरी करना सीख सके, लेकिन गिलबर्ट मना कर देता है। तब टॉमी उससे इंसिस्ट करता है, इसीलिए वो मान जाता है। फिर गिलबर्ट बाथरूम जाता है। तब नाइट्स वहाँ पहुँचता है क्योंकि उसे उस कैप वाले आदमी मतलब गिलबर्ट को पकड़ना था। नाइट्स भी बाथरूम में जाता है। कुछ देर बाद गिलबर्ट टॉयलेट से अपना मेकअप उतार कर बाहर निकलता है। इस बार वो अपने असली भेष में था। तब नाइट्स उसे देखता है। गिलबर्ट ने अपना मेकअप उतार दिया था लेकिन उसका एक छोटा टुकड़ा उसकी नाक पर ही लगा था, जिसकी वजह से नाइट्स उसे पहचान लेता है। नाइट्स गिलबर्ट से कुछ देर बात करता है, फिर वहाँ से अपनी कार में आ जाता है। अब उसे पता चल गया था अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला एक ही आदमी है जो बस मेकअप बदलता रहता है। वो ये बात रे को भी बताता है। दोनों वहाँ टॉमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें एक नया आदमी मिल गया। अब उन्हें ये पता लगाना था कि एक ही आदमी अलग अलग भेष बदलकर टॉमी के क्लब में क्यों आ रहा है। नाइट्स कहता है उन्हें सारी मेकअप और कॉस्ट्यूम की शॉप पर छानबीन करनी होगी। मूवी में आगे हम देखते हैं नाइट्स रात के समय अपने घर में सो रहा था। तब उसे कॉल आता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ रे बताता है टॉमी के एक आदमी को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने जिस आदमी को पकड़ा है वो डायमंड था। गिलबर्ट को उसके असली नाम से कोई नहीं जानता, उसे सब रॉबर्ट नाम से ही जानते थे। मतलब उन्हें गिलबर्ट के बारे में पता चल गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में फ्लाइंग बैंडिट की न्यूज आती है। तब नाइट्स रे को बताता है डेव ने उन्हें रॉबर्ट के बारे में बताया कि वो बैंक में चोरी करने बाहर जाता रहता है, इसीलिए नाइट्स भी गिलबर्ट को पकड़ने बाहर जाने का प्लान बना रहा था। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट और बिशप रॉबरी करने एक ज्वेलरी शॉप में गए थे। बिशप की ये पहली रॉबरी थी, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस था। उधर नाइट्स वैंकूवर शहर जाता है। वो उसी शॉप में आता है जहाँ से गिलबर्ट चोरी करने का मेकअप और कॉस्ट्यूम लेता था। नाइट्स उसी लड़की को गिलबर्ट की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। उस लड़की ने गिलबर्ट को पहचान लिया था क्योंकि गिलबर्ट उस शॉप में बहुत बार आ चुका है। अब 28 अक्टूबर 1986 के दिन नाइट्स अपनी टीम के साथ रॉबर्ट मतलब गिलबर्ट को पकड़ने एक बैंक के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद बैंक के पास वाले मॉल के सामने एक वैन आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वैन में से कुछ गमलों को निकाल कर उस मॉल के सामने रख देता है। उधर गिलबर्ट एक सीसीटीवी रिपेयर करने वाला बनकर उस ज्वेलरी शॉप में जाता है और रिपेयर करने के बहाने वहाँ के सीसीटीवी कैमरास बंद कर देता है। उधर नाइट्स की नजर उस वैन वाले आदमी पर पड़ती है जो बाहर गमले लगा रहा था। कुछ देर बाद मॉल में से एक आदमी निकलकर कहता है उन्होंने इन गमलों को ऑर्डर नहीं किया। वैन वाला कहता है शायद गमलों को किसी और ने ऑर्डर किया होगा। तब नाइट्स को थोड़ा शक होता है। वो अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। उधर ज्वेलरी शॉप में गिलबर्ट और बिशप थे। गिलबर्ट एक बैग खोलकर काउंटर पर बैठी लेडी के सामने रख देता है। वो उस लेडी से बैग भरने कहता है, लेकिन लेडी ऐसा करने से मना कर देती है। तब बिशप उस लेडी को डराने अपनी शॉटगन निकालता है। गन देखकर लेडी डर जाती है, लेकिन तभी वही आदमी जो उस वैन वाले आदमी से बात कर रहा था वो अंदर आ जाता है। तब गिलबर्ट बिशप से उस आदमी को संभालने कहता है। बिशप उस आदमी को गन पॉइंट पर जमीन पर लेटा देता है। तब वो लेडी ज्वेलरी गिलबर्ट के बैग में भरने लगती है। उधर नाइट्स वैन के पास आ रहा था। तब बिशप नाइट्स को देख लेता है। तब तक लेडी ने गिलबर्ट का बैग ज्वेलरी से भर दिया था। फिर वो एक रिमोट निकालकर बटन दबाता है। तब बाहर रखे गमलों में एक एक करके ब्लास्ट होता है। फिर बिशप और गिलबर्ट शॉप के पीछे वाले रास्ते से भागते हैं, लेकिन भागने की जल्दी में
बिशप अपनी गन शॉप में ही भूल गया था। उधर नाइट्स को समझ में आ गया था गिलबर्ट बैंक नहीं बल्कि ज्वेलरी शॉप लूटने आया था। वो जल्दी से ज्वेलरी शॉप में जाता है लेकिन तब तक दोनों भाग चुके थे। उधर गिलबर्ट और बिशप मॉल के भीड़ वाले एरिया में पहुंचते हैं और आराम से चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नाइट्स भी वहां पहुंच गया था। नाइट्स को गिलबर्ट और बिशप दिखाई देते हैं। वो अपनी गन उनकी तरफ पॉइंट करता है और उन्हें रुकने कहता है। दोनों रुक जाते हैं लेकिन जब दोनों पलटते हैं तब नाइट्स देखता है वो दोनों कोई और थे। नाइट्स देखता है उनके जैसे कपड़ों में वहां बहुत सारे लोग हैं। मतलब गिलबर्ट ने पहले से कुछ लोगों को हायर कर रखा था ताकि वो पुलिस को कंफ्यूज कर सके और मॉल से आसानी से निकल सके। लेकिन तभी नाइट्स को एक आइडिया आता है। वो मॉल का फायर अलार्म शुरू करता है जिससे वहां मौजूद लोग भागने लगते हैं। लेकिन गिलबर्ट और बिशप आराम से चल रहे थे। तब नाइट्स उन्हें पहचान लेता है और उनका पीछा करने भागता है। तब दोनों भागते हुए एक ग्रोसरी रूम में पहुंचते हैं। गिलबर्ट उसका ग्रिल का दरवाजा अंदर से बंद करता है लेकिन उस रूम का दूसरा दरवाजा भी लॉक था। दरवाजे का लॉक तोड़ने बिशप अपने बैग में गन ढूंढता है लेकिन उसने गन ज्वेलरी शॉप में ही छोड़ दी थी। ये देखकर गिलबर्ट बहुत भड़कता है लेकिन तभी वहां नाइट्स भी पहुंच गया था। वो गन दिखाकर रॉबर्ट को रोकने कहता है। तब बिशप कुछ टूल्स निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। गिलबर्ट कहता है अगर नाइट्स ने उसे शूट किया तो उसे चोरी के पैसे कभी नहीं मिलेंगे। इतनी देर में बिशप ने वो दरवाजा खोल दिया था। तब वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहां से निकलने के बाद गिलबर्ट और बिशप अपने कपड़े बदलते हैं। गिलबर्ट एक फोन बूथ से एंड्रिया को कॉल करता है और उसे बैग पैक करके तैयार रहने कहता है। उसने पहले से ही घर के ड्रावर में बहामास की एयर टिकट रख दी थी क्योंकि ये चोरी उसकी आखिरी चोरी थी। अब पुलिस भी उसके पीछे लगी है। फोन बूथ से बाहर निकलने पर बिशप कहता है शायद पुलिस ने उन्हें टिकट लेते हुए एयरपोर्ट पर देख लिया होगा इसीलिए प्लेन से जाना रिस्की है। तब गिलबर्ट कहता है वो प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से जाएंगे। मतलब उसने पुलिस को कंफ्यूज करने एयर टिकट खरीदे थे ताकि पुलिस उसे एयरपोर्ट पर ढूंढे और वो ट्रेन के जरिए वहां से निकल जाए। फिर वो तुरंत अपने घर जाता है। वो एंड्रिया के साथ बहामास जाने वाला था लेकिन घर जाते ही उसे पता चलता है एंड्रिया की इसी समय डिलीवरी होने वाली है। इसीलिए वो तुरंत एंड्रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां एंड्रिया एक बेटी को जन्म देती है। एंड्रिया और गिलबर्ट जब हॉस्पिटल में थे तब पुलिस उसके घर उसे पकड़ने जाती है। नाइट्स और रे दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं लेकिन घर पूरी तरह खाली था। गिलबर्ट ने घर का सामान भी निकाल लिया था। तब नाइट्स को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि गिलबर्ट फिर से बच गया। उधर हॉस्पिटल से निकलने के बाद गिलबर्ट एंड्रिया को कनाडा के साउथ वाले हिस्से से नॉर्थ में पेम्ब्रोक नाम की जगह पर लेकर आता है। एंड्रिया पूछती है वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो दोनों बहामास जाने वाले थे। तब गिलबर्ट बताता है पुलिस उसे ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट पर ढूंढ रही होगी लेकिन टॉमी ने सही समय पर उसकी मदद की और उसे रहने के लिए ये जगह दी। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट और एंड्रिया को वहाँ रहते हुए 8 महीने हो चुके थे। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। तब वहाँ टॉमी उससे मिलने आता है। टॉमी को देखकर गिलबर्ट बहुत खुश होता है क्योंकि दोनों बिजनेस पार्टनर होने के साथ अच्छे दोस्त भी बन गए थे। टॉमी पूछता है क्या वो अपने पुराने काम को मिस करता है। तब गिलबर्ट बताता है उसे ये जिंदगी जीना अच्छा लग रहा है और अब वो पुराने काम को दोबारा नहीं करना चाहता। टॉमी और गिलबर्ट कुछ देर बात करते हैं। टॉमी के जाने के बाद गिलबर्ट अपना लॉकर चेक करता है। तब उसे पता चलता है उसके जमा किए हुए पैसे अब खत्म हो रहे हैं। अब वो बहुत परेशान था। ये बात वो एंड्रिया को बताता है और कहता है उसे एक आखिरी रॉबरी करनी होगी लेकिन एंड्रिया मना कर देती है और कहती है वो पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। गिलबर्ट कहता है उसे रॉबरी करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता लेकिन उसने एंड्रिया से प्रॉमिस किया था कि अब से वो चोरी नहीं करेगा। तब गिलबर्ट मान जाता है। वो एंड्रिया से प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन सुबह गिलबर्ट जल्दी उठकर कुछ देर अपनी बेटी के साथ खेलता है। फिर अच्छे कपड़े पहनकर एंड्रिया के उठने से पहले उसके लिए एक नोट लिखता है जिसमें लिखा था उसे लंदन में कुछ काम है इसीलिए वो लंदन जा रहा है। फिर वहां से चला जाता है। एंड्रिया उठकर गिलबर्ट को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। उधर रे और नाइट्स भी उसके घर का पता लगा लेते हैं और उसके घर के पास नजर रखते हैं ताकि वो गिलबर्ट को पकड़ सके लेकिन गिलबर्ट उन्हें कहीं नहीं दिखता। तब नाइट्स रॉबर्ट मतलब गिलबर्ट का फ्रेंड बनकर कॉल करता है। एंड्रिया कॉल उठाकर बताती है रॉबर्ट घर पर नहीं है। तब नाइट्स समझ जाता है रॉबर्ट चोरी करने वाला है। आगे हम देखते हैं 12 जून 1988 को लंदन के एक होटल में गिलबर्ट रॉबरी की तैयारी कर रहा था। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वैसे मैं आपको बता दूं ये लंदन यूके वाला लंदन नहीं बल्कि कनाडा में भी एक लंदन नाम का शहर है। खैर तभी गिलबर्ट के रूम का फोन बजता है। दरअसल एंड्रिया ने उसे कॉल किया था। वो जानना चाहती थी कि वो सच में काम के सिलसिले में ही गया है लेकिन गिलबर्ट से बात करते हुए वो समझ गई थी कि वो बैंक लूटने लंदन गया है लेकिन वो उसे पता नहीं चलने देती। गिलबर्ट कहता है वो 4:30 बजे तक वापस पहुंच जाएगा। वो एंड्रिया को खुद को पिकअप करने एयरपोर्ट पर बुलाता है। उधर रे और नाइट्स पिम्ब्रोक के लोकल एयरपोर्ट से गिलबर्ट के बारे में पता करते हैं। तब उन्हें पता चलता है रॉबर्ट व्हाइटमैन
मैन नाम का आदमी वहाँ के चार्टर्ड प्लेन से पिम्ब्रोक से टोरंटो और टोरंटो से लंदन गया और उसने इस सफर के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। इसीलिए वो दोनों भी एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से लंदन के लिए निकलते हैं। उधर गिलबर्ट अपने होटल के सामने वाली बैंक में जाता है और वहाँ के कैशियर को गन दिखाकर सारा पैसा लूट लेता है। उधर नाइट्स और रे भी लंदन पहुंच गए थे। वो दोनों लंदन पहुंचते ही गिलबर्ट की तलाश में निकलते हैं। उधर बैंक लूटने के बाद गिलबर्ट एक कार खरीदता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। कुछ देर बाद उसी बैंक में नाइट्स आता है और रॉबर्ट व्हाइटमैन की फोटो दिखाता है। तो वहाँ का लोकल पुलिस वाला बताता है उसने उसे कार में जाते हुए देखा। नाइट समझ गया था कि गिलबर्ट उसी प्लेन से वापस जाने वाला है। वो लंदन एयरपोर्ट पर गिलबर्ट की फोटो के साथ एक नोटिस जारी करता है। तब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रॉबर्ट व्हाइटमैन मतलब गिलबर्ट प्लेन में बैठा लंदन के लिए रवाना होने वाला है। फिर प्लेन वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद गिलबर्ट कनाडा के पिम्ब्रोक एयरपोर्ट पहुंचता है। हमेशा की तरह वहाँ एंड्रिया उसे पिकअप करने पहुंच गई थी। तब एंड्रिया कहती है इसके बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो उस पर काफी भड़कती है। तब गिलबर्ट कहता है काम खत्म हो गया, अब वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। फिर गिलबर्ट एंड्रिया और अपनी बेटी से प्यार करने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारी पुलिस उसे पकड़ने आती है। गिलबर्ट उनसे बचने वापस एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है। तभी अंदर से रे और नाइट्स निकलते हैं। फिर कुछ देर बाद पुलिस गिलबर्ट को गिरफ्तार कर लेती है। तब उसकी बेटी उसे देखकर रो रही थी। लेकिन 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है। फिर नाइट्स टॉमी का अरेस्ट वारंट लेकर उसके क्लब में पहुंचता है। वही गिलबर्ट इंट्रोगेशन रूम में बैठा था। तब नाइट्स उसके पास आता है और उससे टॉमी के बारे में पूछता है। लेकिन गिलबर्ट टॉमी के बारे में कुछ नहीं बताता। गिलबर्ट को लग रहा था पुलिस उसके बारे में नहीं जानती, इसीलिए वो आगे चलकर बच जाएगा। लेकिन नाइट्स कहता है उसे पता है गिलबर्ट व्हाइटमैन उसका असली नाम नहीं। ये सुनकर गिलबर्ट समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए गिलबर्ट नाइट्स से एक डील करता है कि अगर वो उसे उसकी वाइफ से एक बार मिलवा दे तब गिलबर्ट उसे अपनी चोरियों के बारे में सब बता देगा। नाइट्स कहता है एंड्रिया को उसके असली नाम का पता चल गया और शायद इसीलिए वो उससे मिलना नहीं चाहेगी, क्योंकि गिलबर्ट ने उसे भी अब तक अपना असली नाम नहीं बताया। अगले सीन में हम देखते हैं एंड्रिया गिलबर्ट से मिलने आई थी। वो उस पर बहुत भड़कती है क्योंकि उसने एंड्रिया को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। तब गिलबर्ट कहता है उसने एंड्रिया से बहुत कुछ छुपाया होगा और बहुत झूठ भी बोले होंगे, लेकिन वो उससे सच्चा प्यार करता है। एंड्रिया को लग रहा था वो भी गिलबर्ट के किसी प्लान का हिस्सा थी या फिर वो एंड्रिया को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करने वाला था। गिलबर्ट कहता है वो एंड्रिया से सच में प्यार करता है। वो उसके साथ बहुत खुश था। फिर गिलबर्ट एंड्रिया से माफी मांगता है और उसे खुद से दूर जाने कहता है ताकि उसे कोई और मुसीबत न झेलनी पड़े। लेकिन एंड्रिया कहती है वो उससे दूर नहीं भाग सकती। आगे हम देखते हैं जेल में कुछ समय बाद टॉमी गिलबर्ट से मिलने आता है और गिलबर्ट को थैंक यू कहता है क्योंकि गिलबर्ट ने उसका नाम कहीं नहीं लिया, जिसकी वजह से टॉमी बच गया। गिलबर्ट टॉमी को अच्छा दोस्त मानता था क्योंकि टॉमी ने उसकी बहुत मदद की थी। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं। गिलबर्ट को सारी रॉबरीज के लिए दोषी पाया गया। फिर कोर्ट उसे 20 साल की सजा सुनाता है। आगे हमें हिस्ट्री दिखाई जाती है जहां हमें बताया जाता है प्रोजेक्ट कैफे ने टोटल 84 क्रिमिनल को गिरफ्तार किया था, लेकिन टॉमी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से वो बच गया। फिर गिलबर्ट को जेल में डाल दिया गया। तब एंड्रिया अपने घर पर बैठकर फैमिली एल्बम देख रही थी। डिटेक्टिव ने 1992 में एक बार फिर से ऐसी टास्क फोर्स बनाई, जिसके बाद टॉमी को भी पकड़ लिया गया और उसे 8 साल की सजा हुई। आगे हमें पता चलता है प्रोजेक्ट कैफे के बाद नाइट्स की वाइफ से उसका डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उसने दूसरी शादी कभी नहीं की। लेकिन नाइट्स एक बैंक टेलर को डेट कर रहा था, वही बैंक जिसे गिलबर्ट ने लूटा था। मूवी में आगे दिखाया जाता है एंड्रिया अपनी दूसरी बेटी को गिलबर्ट से मिलवाने लाती है जो गिलबर्ट की ही थी। फिर हम हिस्ट्री देखते हैं जिससे हमें पता चलता है गिलबर्ट और एंड्रिया का 1989 में डाइवोर्स हो गया। गिलबर्ट 2001 में जेल से रिहा हुआ और अब वो एक ट्रक ड्राइवर है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गिलबर्ट की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो अपनी दोनों बेटियों के कांटेक्ट में है। उसकी बड़ी बेटी एवा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। आगे हम गिलबर्ट गैल्वान जूनियर का रियल फुटेज देखते हैं जिसमें रिपोर्टर पूछता है उसने रॉबरी से बहुत सारे पैसे लूटे थे और अब वो पैसा कहाँ है। तब गिलबर्ट कहता है उसके पास अब पैसे नहीं है क्योंकि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। गिलबर्ट ने 59 रॉबरीज की थी जिसमें उसने $2.339 मिलियन की चोरी की। उसमें से बहुत सारा पैसा बैंक को नहीं मिला। गिलबर्ट ने कनाडा में रॉबरी करने का रिकॉर्ड बनाया था। कनाडा की हिस्ट्री में अब तक किसी ने भी इतनी रॉबरी नहीं की। और यहाँ ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।